हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउन टू आवर डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 1 अगस्त 2024। पहले आर्टिकल पे चलते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक स्कीम दे रखी है इंपॉर्टेंट, नमो ड्रोन दीदी। ये बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें क्या किया जाएगा कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम दे देंगे 15,000 ड्रोन्स, ताकि वो फार्मर्स को रेंट कर सकें और फिर फार्मर्स उससे पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़क लें या फिर ऑब्जॉर्व कर सके, अपनी फील्ड को ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट, राइनोमैन वाला तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मिनरल एक्सट्रैक्शन वाले में क्या है कि जो मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये रिवर्स तो पोल्यूशन होगा ही, इवन ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट होगा। ठीक। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही है वर्ल्ड में, वो हो रही है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या? और वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स बेसिकली वो होते हैं जिनके पास एक वर्टिब्रल कॉलम हो। वर्टिब्रल कॉलम मतलब जैसे स्पाइन हो गया, ठीक, स्पाइन हो या बैकबोन हो। तो और इनमें भी सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड हैं वो हैं फिशेस। यूट्रोफिकेशन आपने पढ़ा ही होगा, यूट्रोफिकेशन से कैसे इम्पैक्ट हो जाता है इनके ऊपर। इवन बर्ड स्पीशीज भी इम्पैक्टेड हैं इससे, माइनिंग की एक्टिविटीज़ वगैरह से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये आर्टिकल है मीथेन के बारे में। ठीक है। तो मीथेन क्या होता है? CH4, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन। ठीक। अब ये कलरलेस होता है, ओडोरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। अगली चीज़ कि ये जो होता है, इसका ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल जो होता है वो 80 टाइम्स होता है देन CO2। अब देखो, ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट कोई भी ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। लेकिन अब हमें चाहिए कोई रेफरेंस, तो हम रेफरेंस इसको लेते हैं, CO2 को। हम देखते हैं, और CO2 को हमने वैल्यू दे दी 1, कि इसका ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल 1 है, कि 1 टन जो CO2 है उसका ओवर अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो 1 है। अब जितनी वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो देखो, जो मीथेन की है इसकी वैल्यू क्या बताई थी मैंने? 80 टाइम्स बताई थी। तो ये ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है। बट एक चीज़ इसमें बेटर है कि मीथेन जो होता है ये शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट है। शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट का मतलब, अब इसका लाइफ स्पैन कितना है? ओनली 12 ईयर्स। ठीक है। तो इसे शॉर्ट लिव्ड बोलते हैं। बाकी इसके मेजर सोर्सेज क्या हैं? पहला तो वेटलैंड्स हो गए, नेचुरल वेटलैंड्स या फिर मैन मेड वेटलैंड्स। अब वेटलैंड्स में देखो, एक चीज़ ये है, बताया गया था कि एल नीनो का जो इम्पैक्ट है, एल नीनो से क्या होता है, मोर ये हमारा होता है सदर्न ऑसिलेशन का पार्ट। ठीक, ये बाद में बता दूंगा मैं। और एल नीनो जो होता है, इससे क्या होता है, रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है हमारे यहाँ। तो रेनफॉल ज़्यादा होगी तो वेटलैंड का जो एरिया है वो इंक्रीज हो गया। ठीक। तो अब जो बैक्टीरिया मान लो पहले इतने एरिया में थे और वो मीथेन रिलीज कर रहे थे, अब होता क्या है कि जब भी एनारोबिक कंडीशन होगी, मतलब ऑक्सीजन जब भी कम मिलेगा, जैसे मान लो वाटर लॉक कंडीशन हो गई, तो बैक्टीरिया को अब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करने लगेगा? अब CH4 मीथेन प्रोड्यूस करने लगता है। अब क्या हुआ, एल नीनो की वजह से ज़्यादा बारिश हुई तो हमारा वेटलैंड एक्सपैंड हो गया, तो अब ज़्यादा बैक्टीरिया हो गए यहाँ पे। ठीक, मल्टीप्लाई हो गए, अब ये ज़्यादा मीथेन रिलीज करेंगे। तो एल नीनो भी रिलेटेड है इससे, उसके रिलीज से। अब वेटलैंड हो गया। अब दूसरी मेजर सोर्स क्या है कि फॉसिल फ्यूल हो गया। इवन जो कैटल होते हैं, इनके जो डाइजेशन वाला सिस्टम होता है उसको बोलते हैं एंट्रिक फर्मेंटेशन। ठीक, उसमें भी रिलीज होता है ये। इवन इनके बर्ब्स में भी रिलीज होता है, जो ये डकार लेते हैं उसमें भी निकलता है। बाकी बायोमास बर्निंग हो गया, लैंडफिल से भी निकलता है, जो लैंडफिल वेस्ट वाली जो होती है उससे भी निकलता है। तो याद रखना है सब, इवन फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज से भी निकलता है। तो बस इतना ही काम का था इसमें, यही दिया हुआ था कि लानिना से कैसे ज़्यादा रिलीज हो रहा है मीथेन। वायनाड वाला में तो ऑलरेडी कल बता दिया था कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मेडिटेरेनियन रीजन में क्या हुआ है, यहाँ बेसिकली हीट डोम की प्रेजेंस की वजह से यहाँ हीट वेव एक्सपीरियंस की जा रही है। अब हीट डोम क्या होता है? बेसिकली एक हाई प्रेशर एरिया होता है। ठीक है। किसी भी रीजन से, चाहे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट हो या कुछ, किसी वजह से अगर ऊपर वाला जो ये एक डोम जो बन रहा है, ये हाई प्रेशर डोम बन जाए तो क्या हो जाएगा कि मान लो हीटिंग हो रही है सन से, तो यहाँ से क्या हो रहा है, वार्म एयर ऊपर राइज कर रही है। ठीक है। अब हमें पता है वार्म एयर जो होती है वो लाइट एयर होती है, तो वो राइज करेगी ऊपर। ठीक। लेकिन अब ऊपर से हाई प्रेशर लग रहा है, तो ये क्या होगा कि ये हवा यहाँ से नीचे की तरफ भेज देगा और ये हवा फिर नीचे जाके और गर्म हो जाएगी। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस एरिया में
नॉर्मल टेम्परेचर से 4-5 डिग्री ऊपर हो जाता है, जिसको हीट वेव कहते हैं। तो बेसिकली अब मान लो कि यूरोप में तो 4-5 डिग्री बढ़ जाता है तो उनकी हालत खराब हो जाती है, मतलब 26-27 डिग्री में। ठीक, हमारे यहाँ तो ये एसी का टेम्परेचर है, एसी चलाते हैं हम लोग इतने पे। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट दे रखी है, उसकी डायरेक्ट मैंने स्क्रीनशॉट लिया, उससे डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, एसिड माइन ड्रेनेज। अब एसिड माइन ड्रेनेज क्या होता है कि जब भी हम माइनिंग करते हैं तो रॉक्स में जो सल्फर का कंटेंट होता है उससे जब भी वाटर टच में आ जाता है तो बनता क्या है, H2SO4 बन गया। ठीक है, अब ये क्या कर देता है कि ये और प्लस कुछ आयरन प्रेजेंट होगा, तो ये क्या कर देता है, पीएच को कम कर देता है। ठीक है, और ये जो है नेगेटिवली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एनवायरनमेंट को। इवन ग्राउंड वाटर में चला गया तो उसको इम्पैक्ट करेगा, अगर सरफेस पे ही रह गया तो ये वहाँ पे भी क्या कहते हैं, टॉक्सिक वेस्ट की तरह रहेगा और ये स्प्रेड करेगा। तो दो चीज़ें हैं इसको टैकल करने के लिए। देखो, दो टेक्नोलॉजी इसमें मेंशन्ड है, वो देख लेते हैं। पहली जो है फाइटो रेमिडिएशन। ये याद रखना है कि फाइटो रेमिडिएशन क्या होता है, प्लांट्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे कि जो टॉक्सिक मटेरियल है इस ड्रेनेज में, इससे क्या होगा, प्लांट्स जो होंगे, प्लांट्स की रूट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं टॉक्सिक मटेरियल्स को। ठीक है, तो उसे बोलते हैं फाइटो रेमिडिएशन। और दूसरा होता है, एक दो को मैं ये मेंशन्ड है, क्लोजर। क्लोजर करके एक टेक्निक है, ये बेसिकली एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन, प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया वगैरह का यूज़ होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करती है। और ये क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती है तो ये एसिड माइन ड्रेनेज में से जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, बस इतना ही काम का था। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी मेंशन्ड है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और कितने लोगों से मिलकर ये बॉडी बनती है, 47 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 3 इसमें एमपी भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को मिला के 47 होते हैं। ये जो है एडवाइजरी बॉडी है, ये याद रखना है। और जब भी मान लो कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क का जो है तुम्हें ऑल्टरेशन करनी है उसकी बाउंड्री की, तो इसकी परमिशन मस्ट है। ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की। तो याद रखना है, ये WPA एक्ट के अंदर आता है 1972 के। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, इस आर्टिकल में तो कुछ इंपॉर्टेंट मेंशन नहीं है, बट इसके एक सब आर्टिकल में एक टेक्नोलॉजी मेंशन है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। अभी ये बेसिकली क्या होती है कि जो ओशियन का, जैसे ये ओशियन है हमारा, ठीक है, ये उसकी अपर लेयर है और ये बॉटम लेयर है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है वाटर का। तो ये क्या करता है, इस टेम्परेचर डिफरेंस को यूज़ करके इस एनर्जी से क्या करता है, डिसैलिनेशन करता है। डिसैलिनेशन मतलब कि हम जो समंदर का पानी है उससे सॉल्ट निकाल के उसको पीने लायक बना रहे हैं। ठीक है, पानी को। तो बस बता देते हैं कि ये लक्षद्वीप की कुछ आइलैंड्स हैं, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय की जा रही है। बाकी ये फॉर सील वाला आर्टिकल इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, क्लाउड बस वाला भी कुछ नहीं है। अब इस आर्टिकल में एक चीज़ मेंशन्ड है, स्पोर्ट्स फॉर नेचर इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट कह लो। तो अब यूरोपियंस की एक आदत है कि ये छोटी चीज़ करते हैं तो बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें दो बॉडीज जो है इन्वॉल्व है, वो जैसे हमारी UNEP है वो इन्वॉल्व है, प्लस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन्वॉल्व है। ये तीनों इन्वॉल्व है। इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमें पढ़ना पड़ रहा है। बेसिकली ये क्या करेंगे कि इन्होंने बोला है कि हम ओलंपिक में मिनिमल डिस्टर्बेंस करेंगे, वाइल्ड लाइफ जहाँ पे भी जिस एरिया में हैं उनका मिनिमम डिस्टर्बेंस करेंगे, स्पीशीज़ को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, फेंसिंग करेंगे ताकि वो मरे ना। बस ऐसे ही कुछ फालतू सा इनिशिएटिव है, कुछ काम का नहीं। नेक्स्ट ये भोपाल वाला तो मतलब अगर ये प्रीलिम्स में आ जाए तो भैया क्या ही आएगा। तो ये फालतू का आर्टिकल है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।